हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी का जो हमारे पास में सेकंड चैप्टर 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया उसको रिवाइज करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे की गई थी। हमारे यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी डिजाइन कर दी गई थी जिसका काम क्या था, जिसने टारगेट सेट कर दिए थे। उन टारगेट्स को हमें कैसे अचीव करना, उसके लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम सेटअप कर दिए थे कि उसको हम विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम कैसे अचीव कर सके। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में प्लानिंग कमीशन सेटअप कर दिया गया था जो कि कब सेटअप हुआ था, 1950 के अंदर। ठीक है, एंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके चेयरमैनशिप में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था। इस प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया था 2015 के अंदर, जनवरी 2015 के अंदर, एंड इसको रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, जिसकी फुल फॉर्म हमारे पास में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग ने किसको रिप्लेस कर दिया था, प्लानिंग कमीशन को, जनवरी 2015 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में आता है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग वर्सेस पर्सपेक्टिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दोनों स्फेयर्स, इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर्स, दोनों ही कंसिडर होते हैं। ये दोनों वर्ड्स ना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उसके अंदर दोनों तरह के चेंज आते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आता है रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो भी है उस तरह का डेवलपमेंट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में आता है हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे कंसिडर होती है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर दोनों ही स्फेयर्स को कंसिडर किया गया था। पर्सपेक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है जो भी हमारे पास में लॉन्ग टर्म प्लान्स जो थे, लॉन्ग पीरियड जो गोल्स थे, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में है नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी इंडिया के अंदर, क्यों यहाँ पे इतना ये सब प्लानिंग कमीशन सेटअप करना पड़ा है, ऐसा ये सब की जरूरत क्या थी। तो देखो, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तो हमारी इकोनॉमी की जो स्टेट थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी, बहुत ही ज्यादा स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, एंड उस वक्त सब कुछ मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ा नहीं जा सकता था, मतलब ना ही प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते थे उस वक्त, एंड ना ही मार्केट फोर्सेस जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस है उसके ऊपर भी हम इसको नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी था वो बिल्कुल एक तरीके से रुक गई थी, तो वो उसको एक स्टार्ट की जरूरत थी। ठीक है, एक पुश की जरूरत थी, इसीलिए हमारी इंडिया के अंदर प्लानिंग की नीड हुई हमें। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग इन इंडिया। किसी भी इकोनॉमी के अंदर तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये तीनों जो डिसीजंस है इंडिया के अंदर, हमारे पास में हमने कौन सी इकोनॉमी चूज करी, मिक्स्ड इकोनॉमी। वैसे हमारे पास में तीन तरह की इकोनॉमीज होती है, एक हमारे पास में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम मार्केट इकोनॉमी या फिर फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो भी ये सारे डिसीजंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस कौन देता है, इंडिविजुअल्स खुद ले सकते हैं, मतलब प्राइवेट ओनर्स खुद ले सकते हैं। एंड जिसके अंदर जो भी प्राइस डिटरमाइन होती है वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू होती है। यहाँ पे जो हमारा मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है, सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे इसको प्रीफर किया जाता है, ना कि कलेक्टिव इंटरेस्ट को। सेकंड हमारे पास आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये जो सारे डिसीजंस होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के जो है हमारे पास में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। एंड यहाँ पे मोटिव होता है सोशल वेलफेयर हो एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे इक्वालिटी एंड ये सब को प्रीफर किया जाता है। लास्ट हमारे पास में है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर दोनों ही सेक्टर्स, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, एंड यहाँ पे दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर हमने कौन सी इकोनॉमी यहाँ पे हमने चूज की थी, वो हमारे पास में थी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद में है जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग जो हमने इंडिया के अंदर की थी उसके मेन गोल्स क्या थे। देखो, हम क्या चाहते थे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जीडीपी में ग्रोथ हो। ठीक है, तो जीडीपी में तो ग्रोथ हो जाएगी, साथ के साथ सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से हमें ये नहीं पता चल सकता है कि कितना इक्वालिटी हुआ है, क्या हुआ है, मतलब रिच और पुअर के अंदर डिफरेंसेस कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास में मेन दो मोटिव था, एक हमारे पास में था जीडीपी ग्रोथ हो जाए हमारा, एंड सेकंड था कि इक्वालिटी भी आ जाए, मतलब सोशल इक्वालिटी भी हमें मिल जाए। अब देखो, जीडीपी ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है। जीडीपी में ग्रोथ, पहली चीज तो जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम निकालते कैसे, क्वांटिटी इनटू प्राइस, जितना भी हमने जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है उसके जो भी प्राइस है उससे हम जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, अब जीडीपी को हम कैसे इंक्रीज करें, जीडीपी इंक्रीज करने के दो ही तरीके, या तो रिसोर्सेज बढ़ा दो, ठीक है, या तो इंक्रीज इन रिसोर्सेज करो, या फिर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। एंड प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाए। तो दो ही ऑप्शन है, या तो रिसोर्स बढ़ा दो या फिर टेक्नोलॉजी अच्छी ले आओ। अगर वो दोनों हमने किया तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी ग्रोथ हमारी हो जाएगी। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है इसका मतलब प्रोडक्शन हो जाएगा, और अगर प्रोडक्शन हो रहा है इसका मतलब इनकम जनरेशन हमें डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब भी क्या हो गया, अच्छी टेक्नोलॉजी आना। तो ये भी एक तरीके से इसी का एक पॉइंट ही हो गया है जीडीपी ग्रोथ का। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है हमारे पास में, कि हमारे पास में और अच्छी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो हमारे पास में इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज थे, मतलब जो हमारे पास में पुराने जमाने के जो भी तरीके थे उसके अलावा हमारे पास में क्या आ गया, कुछ नई टेक्नोलॉजीज हमारे पास में आ रही। अब देखो, मॉडर्नाइजेशन के साथ ना एक पॉइंट है यहाँ पे कि मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्या जॉब्स के लिए, या फिर कॉन्ट्रडिक्टरी बन रहा है, मतलब कि मॉडर्नाइजेशन हमारे लिए अच्छा है या फिर ये हमारे लिए बुरा है।
कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि क्या इसकी वजह से जॉब क्रिएशन हो रही है या नहीं हो रही है, और दूसरा हमारे पास में है कॉन्ट्राडिक्टरी। तो देखो कुछ हद तक मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है तो वो हमारे साथ साथ उसके साथ साथ क्या जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद में जैसे जितना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होता जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, जॉब्स को खा जाएगा। जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आएगी उसकी जगह क्या जितनी भी जो जॉब्स थी वो खत्म होने लग जाएगी, तो एक तरीके से ना जॉबलेस ग्रोथ होने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आता है सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशियंसी। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट, मतलब हम एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए, हमें पैसों के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना होना पड़े, उसका बोलते हैं हम सेल्फ रिलायंस। एंड सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो भी हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे इवन फूड हो गया, तो हम उन सब चीज़ों के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो। ये एक पॉइंट हमने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि जैसे 1965 के अंदर पाकिस्तान इंडिया जो वॉर हुआ था, उस वार के अंदर क्या हुआ था कि जो यूएसए था उसने क्या किया, हमें थ्रेटन किया कि हम आपको फूड ग्रेन्स सप्लाई नहीं करेंगे अगर आप पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं रोक दोगे तो इस तरह की थ्रेटनिंग फ्यूचर में ना हो, इस तरह के प्रेशर हमारे ऊपर फ्यूचर में ना आए, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि हम इसको एक मेन पॉइंट, मतलब हमारे गोल्स के अंदर, मेन गोल्स ऑफ प्लानिंग के अंदर ही हम इसको क्या करें, इसको पॉइंट को रखें। ठीक है, लास्ट हमारे पास में आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी का मतलब हो गया कि जो डिफरेंस है रिच और पुअर के अंदर वो धीरे धीरे कम होने लग जाए। इसके अंदर एक चीज आती है वो है इक्वालिटी, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नाम से ऐसे लगता है सेम से ही है, बट ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जितने भी जो लोग हैं उनका नेशनल इनकम के अंदर शेयर बिल्कुल बराबर है। मतलब अगर एक कोई क्लर्क और एक ना कोई डॉक्टर है तो उन दोनों की सैलरी एकदम बिल्कुल सेम हो, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन तो सही नहीं है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, हमारे पास में जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब हमारे पास में होता है कि सैलरी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। अगर कोई क्लर्क है और कोई डॉक्टर है तो उनकी सैलरी बिल्कुल डिफरेंट होगी, लेकिन उनके अंदर इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन ना आए कि जो क्लर्क है उसकी सैलरी बिल्कुल बहुत कम और जो डॉक्टर है उसकी बहुत ज्यादा आए। मतलब कि जगह को देखते हुए एंड उनकी नॉलेज को, स्किल्स को देखते हुए जो उनके पास में है उसको देखते हुए उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 मेन गोल्स थे, जिसको हम 2 में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, जीडीपी और सोशल इक्वालिटी हो हमारे पास में। जीडीपी के अंदर ही हमारे पास में मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंस आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में लास्ट चीज है अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। अचीवमेंट ऑफ द गोल्स मतलब अब हमने क्या क्या अचीव किया, हमने इतनी सारी सब प्लानिंग की, प्लानिंग कमीशन सब सेटअप हुआ, तो देखो इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। इकोनॉमिक स्फेयर, सोशल स्फेयर, मतलब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इसके अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिला होगा। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काफी अच्छा कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले थे जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री सेटअप होने लग गई थी। 3 सेक्टर्स है हमारे पास में, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, थर्ड हमारे पास में जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड भी हमें क्या बहुत अच्छा इंप्रूव, उसके अंदर इंप्रूवमेंट मिला। इंपोर्ट हमारे काफी हद तक कम हो गए थे क्योंकि हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ले लिया था। ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में है हमारे पास में हम किस किस चीजों में फेल हो गए, मतलब हमने इतना सब किया, प्लानिंग सब बनाई, सब कुछ किया, बट फिर भी ना अभी भी पूरी तरीके से पॉवर्टी खत्म नहीं हो पाई, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी लगती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, इन सब चीज़ों में अभी भी इंडियन इकोनॉमी काफ़ी हद तक फेल हो रही है, इनको पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पा रही। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। इसके अगले चैप्टर के अंदर हम लैंड रिफॉर्म्स देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या आया था, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने कैसे ग्रो किया, एंड लास्ट के अंदर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।